दावेंजर अभिक्रिया। दावेंजर अभिक्रिया एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं तथा किस रिएजेंट की उपस्थिति में? वह रिएजेंट है मेलोनिक एस्टर। मेलोनिक एस्टर जो होता है उसके अंदर सक्रिय मैथिलीन समूह पाया जाता है। सक्रिय मैथिलीन समूह का मतलब है कि जो मैथिलीन समूह होता है वो एस्टर के दो ग्रुप से जुड़ा हुआ रहता है और एस्टर की उपस्थिति के कारण उसके ऊपर जो कार्बन होता है, कार्बन पर लगे हाइड्रोजन एक्टिव हो जाते हैं तथा प्रोटॉन के रूप में उनको रिमूव होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब वो H+ के रूप में बाहर निकलते हैं और एसिडिक प्रवृत्ति के होते हैं, तो इन्हें कहा जाता है एक्टिव हाइड्रोजन्स। देखिए दावेंजर जो रिएक्शन है वो रिएक्शन हम करवाएंगे एल्डिहाइड या कीटोन, जैसे कि मैंने ले लिया कीटोन। इसकी रिएक्शन किसके साथ में होगी? इसकी रिएक्शन होगी मेलोनिक एस्टर के साथ में। अब मेलोनिक एस्टर CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, मतलब एस्टर का एक ये ग्रुप और एस्टर का एक ये दूसरा ग्रुप पाया जाता है। जब इनके साथ में रिएक्शन करवाई जाती है तो होगा क्या, आपको इसको कैसे याद रखना है? देखो जैसे कि ये कीटोन है, मैंने ले लिया एल्डिहाइड, ले लेते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ऐसे याद रखना है CH3CH, रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और ये CH और एक एसिड का ग्रुप इसके अंदर जुड़ जाएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो है CH3CH। ये एक कार्बन हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड के साथ कार्बन हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और एक एसिड ग्रुप जुड़ जाएगा और एक असंतृप्त अम्ल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट बनेगा। ये प्रोडक्ट आपको ऐसे ही याद रखने का तरीका है। जब अपन मैकेनिज्म करेंगे तब इजीली समझ में आएगा कि प्रोडक्ट कैसे करना है। तो अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म या इसकी क्रियाविधि क्या है। मैकेनिज्म के अंदर देखो ये रिएक्शन जो होती है वो क्षार की उपस्थिति में होती है, तो होगा क्या, जो मेलोनिक एस्टर है वो सबसे पहले रिएक्ट करेगा और उसका जो कार्बन, जो मेथिलीन कार्बन है, उसके ऊपर जुड़े हुए हाइड्रोजन कैसे प्रकृति के हैं? एक्टिव प्रवृत्ति के हैं, मतलब एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं। तो ये क्षार की उपस्थिति में सबसे पहले निकलेगा और एक इनोलेट आयन का निर्माण होगा। तो पहले स्टेप में देखो ये सक्रिय मैथिलीन समूह, यह हाइड्रोजन एक यहाँ और एक मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ। ये आपके एस्टर ग्रुप लगे हुए हैं, ये एस्टर ग्रुप। जब क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन होगी तो क्षार की उपस्थिति में क्या करेगा, एक प्रोटॉन बाहर निकलेगा। जैसे कि देखो ये प्रोटॉन जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और खुद H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ये खुद H+ के रूप में बाहर निकल गया और बना क्या, CH- CO C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। इनोलेट या एक एनाइन बन गया, ठीक है। अटैकिंग एजेंट आपका बन गया। अभी इनोलेट और ये जो अटैकिंग एजेंट है ये किस पे अटैक करेगा? ये कार्बनिक समूह के कार्बन पर अटैक करेगा। तो दूसरे स्टेप में आएगा अटैक। इस रिएजेंट का अटैक होगा, कैसे होगा वो देखना है। देखो ये मैंने एल्डिहाइड लिख दिया और ये है आपका एक इनोलेट, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं? एस्टर के दो ग्रुप लगे हुए हैं। अटैकिंग में आपको पता है प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप अगली रिएक्शन में देख रहे थे वैसे ही। एनाइन का जो नेगेटिव चार्ज वो अटैक करता है कार्बन पर और कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं? ऑक्सीजन की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा? नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये कार्बन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, इधर हाइड्रोजन, इधर क्या ऑक्सीजन और एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज आएगा। ये कार्बन अब किससे जुड़ेगा? इस वाले कार्बन हाइड्रोजन के साथ में जुड़ गया। और ये किससे जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए एस्टर के समूह से। ये है आपका एस्टर का समूह। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या होगा? अगले स्टेप के अंदर यहाँ होगा प्रोटोनेशन। प्रोटॉन जुड़ेगा और प्रोटॉन कहाँ चाहिए? ये प्रोटॉन चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक प्रोटॉन का एडिशन हो जाएगा और आपकी जो नेक्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट बनेगा वो है CHOH। देखो H आ गया यहाँ पे, ये कार्बन कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये मैंने इसको ऐसे लिखा है और दो एस्टर के समूह आपके जुड़े हुए हैं। आप इसको आराम से देखते जाइए, आपको मैकेनिज्म बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप के अंदर होगा निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन, जिसके अंदर जल का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। आगे भी हमने जो रिएक्शन पढ़ी थी उसके अंदर हमने देखा था निर्जलीकरण होता है, जिसके अंदर पास कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन और OH समूह आपस में अभिक्रिया करके क्या करते हैं? वाटर का समूह या जल का समूह बाहर निकाल देते हैं और यहाँ पे क्या हो जाती है? असंतृप्तता आ जाती है, अनसैचुरेशन आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, ये बन गया डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड टूट गया। ये फिर आपका कार्बन यहाँ पे वापस है, उसके बाद में ये क्या हो गया? ये आपके जुड़ गया यहाँ पे एस्टर समूह। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या होगा? अब आपको
करवाना है जल अपघटन, क्योंकि ये जो एस्टर के ग्रुप है इसको भी हमें हटाना है। तो हम करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन। तो किस प्रकार से टूटेगा देखना, ये इस तरह से टूटेगा, यहाँ पे HOH, HOH। तो आप देखो C2H5OH, ये बाहर निकल के अल्कोहल, इधर C2H5OH, ये बाहर निकल के अल्कोहल, और इधर क्या बचेगा COOH, C डबल बॉन्ड O और OH। क्लियर? तो इस तरह से ये टूटेगा। तो क्या क्या बना, H3C, उसके बाद में CH डबल बॉन्ड, उसके बाद में कार्बन, इधर देखो क्या बना COOH, एसिड का समूह, और इधर भी COOH, ये आपके एसिड का समूह। क्लियर? यहाँ पे समझ में आ गया। साथ में क्या निकला, साथ में निकला C2H5OH, अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल, C2H5OH, अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल बाहर निकले। क्लियर? अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसको गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो CO2 बाहर निकलेगी, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन होगा, डीकार्बोक्सिलेशन। देखो कार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि CO2 का जुड़ना, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का बाहर निकलना। कहाँ से निकलेगी CO2, ये CO2 यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो ये CO2 बाहर निकल गई, क्या बचा आपके H3C, उसके बाद में देखो कार्बन H, ये कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, ये कार्बन। अब देखो एक हाइड्रोजन बचा है यहाँ पे, ये इसके 5 जुड़ गया, और समूह कौन सा जुड़ा, एसिड। क्लियर? तो ये देखो प्रोडक्ट बन गया आपका तैयार। ठीक है, ये क्या बना, असंतृप्त अम्ल बना। इसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड भी कह सकते हैं, और अगर इसका नाम देखा जाए तो इसका नाम है प्रोटोनिक अम्ल। या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनाइल अम्ल भी इसको कह सकते हैं। ब्यूटेन का असंतृप्त अम्ल बन जाएगा, तो इसका नाम है प्रोटोनिक अम्ल। ठीक है, तो ये है आपकी नॉवेंजल अभिक्रिया या नॉवेंजल रिएक्शंस। ठीक है, नॉवेंजल रिएक्शन याद रखना है, रिएक्टेंट कौन कौन है, एल्डिहाइड या कीटोन, और उसके साथ में क्या लेंगे अपन, मेलोनिक एस्टर, मेलोनिक एस्टर लिया जाता है। ठीक है, और क्या बनता है, असंतृप्त अम्ल का निर्माण होता है। ये रिएक्शन क्या हो गई, नॉवेंजल अभिक्रिया हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, अगली अभिक्रिया आपके, अगली अभिक्रिया हम लेते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एज ए फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल एंड कीटोन। इसका मतलब क्या है कि जो भी कार्बोनिल समूह होता है C डबल बॉन्ड O समूह, उसका प्रोटेक्शन किस तरह से किया जा सकता है, तो उससे प्रोटेक्शन किया जाता है एसिटिल और कीटेल को बनाकर। नेक्स्ट रिएक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कैसे, क्या बनाकर, एज ए फॉर्मेशन ऑफ एसिटेल एंड कीटेल। क्या बनाया जाएगा, एसिटेल एंड कीटेल। एसीटोन और कीटोन दोनों के अंदर कार्बोनिल समूह है, लेकिन ये कार्बोनिल समूह है उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। इसका मतलब है कि कोई रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन के दौरान इस कार्बोनिल समूह को जो है अप्रभावित रखना है, उस पर कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, हमें बिल्कुल उसको प्रोटेक्ट करना है, उसकी रक्षा करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उनकी रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल के साथ में, और एसिटेल और कीटेल बना देते हैं। जो एसिटेल और कीटेल जो है वो उनका प्रोटेक्शन करता है। उसके बाद जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तब वापस उनका हाइड्रोलाइसिस करके वापस एल्डिहाइड और कीटोन बना लेते हैं। तो ये कहलाता है प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एज एसिटेल एंड कीटेल। कैसे, देखिए, जैसे मैंने ले लिया एक एल्डिहाइड, ठीक है, अब इसकी रिएक्शन कराऊंगी अल्कोहल के साथ। किसके साथ कराएंगे रिएक्शन, अल्कोहल के साथ। अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल के साथ में जब रिएक्शन कराएंगे तो देखो H2O वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, और आपकी जो प्रोडक्ट बनेगा वो है ये कार्बन से क्या जुड़ेंगे, दो OR समूह जुड़ गए हैं। ये क्योंकि एल्डिहाइड से बना है, इसे मैं कहूंगी एसिटेल। अब ये प्रोटेक्शन हो गया CO ग्रुप का। ठीक है, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तब उसको वापस बाहर निकाला जा सकता है। कुछ बड़ी बड़ी रिएक्शंस होती है, उसके दौरान इन ग्रुप का यूज किया जाता है। तो प्रोटेक्शन के लिए हमने एसिटोन और कीटोन बना लिया। तो ये एसिटेल बना, अब हमें यहाँ से क्या करना है, एसिटेल से हमें वापस एल्डिहाइड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फिर इसका जल अपघटन करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो इस तरह से हाइड्रोलाइसिस होगा HOH HOH। तो देखो ROH वापस अल्कोहल बांध लिया, ROH वापस अल्कोहल, दो मॉलिक्यूल हमने लिए,
2 मॉलिक्यूल वापस बाहर निकल गए और बना क्या, CH3H OH प्लस 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए। अब एक ही कार्बन पे जब 2 OH समूह लगा हुआ है, डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड बना हुआ है, तो आपको याद रखना है कि एक ही कार्बन पर 2 OH समूह उपस्थित होते हैं तो वह कंडीशन अस्थायी अनस्टेबल होती है। इसका मतलब वहां से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा, तो जल का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ये आपके हाइड्रोलाइसिस हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। और अब वापस क्या बना, CH3CH क्या बन गया, एल्डिहाइड आपका वापस बन गया, एल्डिहाइड वापस बन गया। क्लियर। इसी तरह से बनाना है कीटोन के लिए, जिसे हम कहेंगे कीटेन। ये आपका कीटोन है, रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, अल्कोहल के साथ। तो अल्कोहल के लिए हमने ले लिए 2 मॉलिक्यूल। सबसे पहले क्या होगा, H2O बाहर निकलेगा, तो ये H2O बाहर निकल गया। बना क्या, क्योंकि कीटोन से बनाया है तो बनेगा कीटेन। क्या बनेगा, कीटेन। इसे हम कहते हैं कीटेन। अब कीटेन से हमें क्या चाहिए, वापस हमें कीटोन चाहिए, तो 2 मॉलिक्यूल हम जल के लेंगे और क्या कराएंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। इस तरह से होगा HOH। ये अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल, ये अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और आपका बनेगा एक डाइहाइड्राइड बन जाएगा। जब डाइहाइड्राइड से 2 OH के समूह लगे हुए हैं, जो अनस्टेबल कंडीशन होगी, तो इस स्थिति में क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन होगा तो वाटर बाहर निकलेगा और वापस आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, देखिए वापस क्या बन गया, कीटोन हमें वापस प्राप्त हो गया। इस तरह से एसीटेन और कीटेन का निर्माण किया जाता है। एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया जब अल्कोहल के साथ में कराते हैं तो कार्बोनिल समूह का प्रोटेक्शन हो जाता है और क्या बनता है, एसीटेल और कीटेन वापस बनते हैं और उनका हाइड्रोलाइसिस करा के हम वापस क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन वापस बना सकते हैं। तो ये है प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। क्लियर। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, वो है ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट अभिक्रिया है आपके ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन के बारे में। एल्डिहाइड या कीटोन जो है उसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। एल्डिहाइड या कीटोन का जब ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन अपने संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करते हैं। एल्डिहाइड की कंडीशन में हमेशा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, लेकिन कीटोन जो है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बनाता है और एस्टर का भी निर्माण करता है। जैसे जनरल रिएक्शन की मैं बात करूं, जैसे ये एल्डिहाइड है, उसका किसी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराऊंगी तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होगा। इसी तरह से जैसे मैंने कीटोन ले लिया और कीटोन का ऑक्सीडेशन कराती हूँ तो 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। ठीक है, इस तरह से कीटोन टूटता है, एक में एक CO ग्रुप आता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है और एक में कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है, तो एक 2 कार्बन वाला और एक कार्बन वाला अम्ल बन जाता है। उसी तरह से इसका ऑक्सीकरण जो है सिर्फ कार्बोक्सिलिक अम्ल में नहीं होता, एस्टर में भी होता है। तो कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं कि जब इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एस्टर का निर्माण भी होता है। तो ये जो कीटोन है इसका ऑक्सीकरण किसमें हो रहा है, एस्टर के अंदर। तो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर बदल रहा है, लेकिन कीटोन का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक अम्ल के अलावा एस्टर में भी होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो अब हम बात करते हैं पहले एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन की, उसके बाद में देखेंगे कीटोन का ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले है एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। अब कौन कौन इसके अंदर ऑक्सीकारक के रूप में काम करेंगे वो हमें देखना है। तो सबसे पहले देखो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। ठीक है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हम 3 ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की उपस्थिति में कराते हैं। पहला जो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है उसका नाम है टोलेंस रिएजेंट, जिसे हम कहते हैं टोलेन रिएजेंट। अब टोलेन रिएजेंट में क्या होता है, टोलेन रिएजेंट जो है वो अमोनिक्रस सिल्वर नाइट्रेट होता है। क्या होता है, अमोनाइज सिल्वर नाइट्रेट। टोलेन रिएजेंट क्या है, अमोनिकृत सिल्वर नाइट्रेट होता है। ठीक है, जब शॉर्ट में रिएक्शन कराते हैं तो अपन इसको इस फॉर्म में लिखते हैं Ag2O, इस तरह से इसको लिखा जाता है। टोलेन रिएजेंट की उपस्थिति में क्या होगा, जैसे कि एल्डिहाइड है, जब इसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है टोलेन रिएजेंट की उपस्थिति में, ठीक है, टोलेन रिएजेंट की उपस्थिति में अपन क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो आपको तो एक ही चीज याद रखनी है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किसमें होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर होगा। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, CO, ये O ऑक्सीडेशन होता है। तो देखो क्या आता है, ऑक्सीजन आता है तो एक ऑक्सीजन इसके अंदर आ गया, तो ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर। और साथ में क्या बनता है,
साथ में रजत दर्पण बनता है। एक काले कलर की या सिल्वर कलर की एक परत बनती है। जब टेस्ट ट्यूब के अंदर इसका टेस्ट किया जाता है तो एक काले कलर की परत बनती है नीचे की तरफ, जिसे हम कहते हैं रजत दर्पण कहा जाता है। तो ये रजत दर्पण किसका बनता है? ये रजत दर्पण इस सिल्वर का बनता है। ठीक है, सिल्वर का रजत दर्पण बनता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड है इसके अंदर। तो ये है टॉलेन रिएजेंट। दूसरा जो आता है वो है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, ये चीज आपको याद रखनी है कि कौन कौन से रिएजेंट के अंदर कौन कौन से केमिकल है। तो बेनेडिक्ट रिएजेंट के अंदर एक तो होता है आपकी सोडियम कार्बोनेट, दूसरा होता है सोडियम सिट्रेट, और तीसरा जो होता है वो है कॉपर सल्फेट। कितने रिएजेंट हैं? 3 रिएजेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इसका कलर कैसा होता है? ब्लू या नीला रंग इसका होता है। जब एल्डिहाइड के अंदर या एल्डिहाइड का सोल्यूशन हमारे पास है, अननोन है, और उसके अंदर हम बेनेडिक्ट रिएजेंट की 1-2 बूंदे डालते हैं, तो जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर एक पीपीटी आती है। अब कैसी आती है? रेड कलर की पीपीटी आती है, और वो रेड कलर की पीपीटी आना ये कंफर्म करता है कि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो रिएजेंट डाला है वो क्या है? एल्डिहाइड उपस्थित है। तो ये क्या करेगा? बेनेडिक्ट रिएजेंट उस एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर देता है। किसके अंदर? कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर। कैसे? जैसे कि ये एक हमने एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, बेनेडिक्ट रिएजेंट, उसको शॉर्ट में कैसे शो करते हैं? बेनेडिक्ट रिएजेंट को मैं कुछ ऐसे लिखती हूँ शॉर्ट में, ठीक है। ये क्या है? क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब ये क्यूप्रिक ऑक्साइड कैसा रंग का है? नीले रंग का है। जब इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये बन जाएगा किसके अंदर? इसको मैं ऐसे लिखती हूँ Cu2O। तो ये बन जाएगा इसके अंदर, एक ऑक्सीजन तो यूज हो गई, तो Cu2O ये क्या बन गया? ये बन गया आपके क्यूप्रस ऑक्साइड, और इसका रंग होता है रेड। तो यहाँ पे क्या बनती है? रेड कलर की पीपीटी या लाल रंग का अवक्षय प्राप्त हो जाता है। तो कंफर्म करता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई, और प्रोडक्ट जो हमारा है, जो इसके अंदर रिएजेंट है, वो क्या है? एल्डिहाइड उपस्थित है। तो देखो एल्डिहाइड का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया किसके अंदर? कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर। और ये जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है, अब ये तो क्या है? इसका खुद का हो जाएगा अपचयन किसके अंदर? क्यूप्रस ऑक्साइड के अंदर, ठीक है। तो ये है बेनेडिक्ट रिएजेंट की उपस्थिति में। तीसरा जो इसका ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है उसका क्या नाम है? उसका नाम है फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? फेलिंग सॉल्यूशन देखो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो फेलिंग सॉल्यूशन ए और एक फेलिंग सॉल्यूशन बी। जो फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है उसके अंदर होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। और दूसरा जो होता है वो होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, टार्टरेट, जिसे कहते हैं रोसेल सॉल्ट या रोशेल लवण इसको कहा जाता है। इसमें बनाते हैं इसको NaOH के अंदर या कास्टिक सोडा के अंदर इसको बनाया जाता है, ठीक है। ये फेलिंग ए और ये फेलिंग बी दोनों को मिक्स किया जाता है, तब उसे हम कहते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। और ये भी कैसा? ये भी ब्लू कलर या नीले रंग का होता है। जब अपन एल्डिहाइड के अंदर क्या करेंगे? इस फेलिंग सॉल्यूशन को डालेंगे, इसको भी शॉर्ट में मैंने लिखा है Cu2O, Cu, इसका मतलब है क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो इसके साथ में ये रिएक्शन करेगा और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर, तथा हमें जो यहाँ पे अवक्षय मिलेगा वो कैसा कलर का मिलेगा? रेड कलर का। लाल कलर की पीपीटी यहाँ पे भी मिलती है। किसकी मिलती है? क्यूप्रस ऑक्साइड की लाल कलर की पीपीटी या रेड पीपीटी हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये भी रिएक्शन कंफर्म करती है कि जो रिएजेंट है वो क्या है? एक एल्डिहाइड समूह है, ठीक है। तो ये जो है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, टॉलेन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन, ये तीनों क्या है? ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। किसके हैं ये? स्पेशली किसके ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है? एल्डिहाइड के ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कहलाते हैं, जो एल्डिहाइड का क्या कर देते हैं? ऑक्सीडेशन कर देते हैं। किसमें? कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर। क्लियर? तो ये है एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। अब देखते हैं हम कीटोन का ऑक्सीडेशन। किसका? कीटोन का, कीटोन का ऑक्सीडेशन। अब कीटोन का ऑक्सीडेशन कराना है तो हमें लेने पड़ेंगे कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या प्रबल ऑक्सीकारक लेने पड़ेंगे। अब ये प्रबल ऑक्सीकारक कौन है? तो 2 नाम याद रखना, एक तो है KMnO4 जिसे कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, और एक है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दोनों जो है वो प्रबल ऑक्सीकारक या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं।
ये दोनों वर्क करते हैं अम्लीय माध्यम या एसिडिक मीडियम के अंदर। और एसिडिक मीडियम के अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट दिया जाता है तो कीटोन का ऑक्सीडेशन ये कर देते हैं। कैसे? जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, ये मैंने कीटोन लिया, क्लियर। इसका ऑक्सीडेशन हम KMnO4 या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में अम्लीय माध्यम में कराने जा रहे हैं। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो देखो ये इस तरह से ब्रेक होगा, कार्बोनिक जो समूह इसके दोनों तरफ सममित या सिमेट्रिकल ग्रुप है, CH3 इधर भी है, CH3 इधर भी है, तो किसी एक ग्रुप का ऑक्सीडेशन होगा और इधर से कार्बोनिक समूह का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा CH3 CO और OH, ठीक है। ये एक तो एक अम्ल बन गया और एक कार्बन वाला अम्ल बन जाएगा, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। इस तरह से इसका ऑक्सीडेशन होता है जब कार्बोनिक समूह के दोनों तरफ जो उपस्थित ग्रुप है वो सिमेट्रिकल हो, सममित हो। लेकिन अब कंडीशन दूसरी, जिसके अंदर कार्बोनिक समूह के दोनों तरफ उपस्थित समूह और सममित हो, तब हम क्या करेंगे? तब क्या करना है? देखो कार्बोनिक समूह ये है, इसकी तरफ एक तरफ लगा हुआ है CH3 ग्रुप जिसमें कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, एक तरफ लगा हुआ है CH2 ग्रुप जिसमें कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब कार्बोनिक समूह के दोनों तरफ जो समूह है उधर असममितता है, मतलब सिमेट्रिकल कंडीशन नहीं है। इस स्थिति में इसका ऑक्सीडेशन कैसे होगा? तो इसके लिए एक नियम याद रखना जिसे हम कहते हैं पोपोव का नियम। नाम क्या है? पोपोव का नियम। ये पोपोव का नियम क्या कहता है? पोपोव का नियम ये कहता है कि जब कार्बोनिक समूह के दोनों तरफ उपस्थित कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या, देखो ये दोनों कौन से हाइड्रोजन होते हैं? अल्फा होते हैं। कार्बोनिक समूह के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो कार्बोनिक समूह के दोनों तरफ उपस्थित अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या अलग अलग हो तो उस स्थिति में उस कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा जिस पर अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या क्या हो? कम हो। जिस पर अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या कम हो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि किस तरह से ब्रेक होगा, देखो इस तरह से, क्योंकि इधर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कम है मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा और इधर इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो आपके प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक तो बनेगा CH3 CO OH, एक तो ये अम्ल बन गया और एक ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरा बनेगा CH3 CO OH, मतलब 2 मॉलिक्यूल आपके एसिटिक एसिड के या कार्बोक्सिलिक अम्ल के बन गए। तो ये एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन पोपोव के नियम के अनुसार होता है। क्लियर? अब एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन के अंदर जिसे हम कहते हैं बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन या बेयर-विल्गर की अभिक्रिया। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर मोस्टली ऑक्सीडेशन होता है कीटोन का। कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है किसकी उपस्थिति में? किसी पर अम्ल या पर एसिटिक एसिड की उपस्थिति में। जैसे पर एसिटिक एसिड, पर बेंजोइक अम्ल हम ये लेते हैं। तो पर अम्लों की उपस्थिति में जब कीटोन का ऑक्सीडेशन कराया जाता है तब क्या बनेगा? तब एस्टर का निर्माण होता है। इसे हम कहते हैं बेयर-विल्गर रिएक्शन। तो देखिए बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन, जिसे हम कहते हैं बेयर-विल्गर अभिक्रिया। किसकी होती है? ये होती है मोस्टली कीटोन, और कौन से? उसमें भी सबसे ज्यादा एरोमेटिक कीटोन। तो रिएक्शन का नाम क्या है? बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन या बेयर-विल्गर अभिक्रिया। बेयर-विल्गर अभिक्रिया के अंदर जैसे मैंने ले लिया एक कीटोन, कौन सा? एरोमेटिक कीटोन है। इधर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? बेंजीन ग्रुप C6H5। इसका जब ऑक्सीडेशन कराया जाता है पर अम्लों की उपस्थिति में, जैसे पर अम्ल मैंने ले लिया एसिटिक एसिड का पर अम्ल। देखो जनरली मैं एसिटिक एसिड का ऐसे लिखती हूँ CH3COOH। पर अम्ल है तो आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लगा देना है। तो मैंने ये एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लगा दिया तो ये क्या हो गया? पर एसिटिक एसिड। अब इसकी उपस्थिति में ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपका प्रोडक्ट एस्टर बनेगा। कैसे याद रखना है? कुछ नहीं करना है। देखो इसमें 2 ग्रुप लगे हुए हैं, एक है CH3 एक है बेंजीन ग्रुप। या तो उसमें बेंजीन ग्रुप लगा हुआ होगा या दोनों तरफ CH3 ग्रुप लगा हुआ होगा। तो कुछ नहीं करना है, जो बड़ा ग्रुप आपको दिखे उसके पास में ऑक्सीजन लगा देना है। जैसे इन दोनों में बड़ा ग्रुप कौन है? बेंजीन। तो प्रोडक्ट बनेगा C6H5O CO CH3। ठीक है। अगर आप कहोगे कि इस तरफ भी CH3 इस तरफ भी CH3, कोई दिक्कत नहीं है। अगर CH3 है तो CH3O CO CH3 लिख दो तो भी आपका एस्टर बन जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बनता है। अब ये प्रोडक्ट बनेगा कैसे, हम मैकेनिज्म देखते हैं। तो आती है मैकेनिज्म। इसके
अंदर देखो सबसे पहले ये पर एसिटिक एसिड जो है आपका, ये अटैकिंग रिएजेंट का काम कर रहा है। तो ये अटैक कहाँ करेगा, ये अटैक करेगा इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर। तो फर्स्ट स्टेप में ये इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा। कौन, पर एसिटिक एसिड। इस तरह से लिखना इसको, O O और ये H, ठीक है। ये ऑक्सीजन एक्स्ट्रा था ना, इसी को अपन अटैक करवा रहे हैं। तो किस तरह से अटैक करता है, ये ऑक्सीजन अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। तो कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन के ऊपर। तो आपका नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या बनेगा, देखो ये है आपके CH3 यहाँ लगा हुआ है O माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ की तरफ शिफ्ट हो गए। फिर ये कार्बन किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन के ऊपर। ये ऑक्सीजन किससे लगा हुआ है, हाइड्रोजन के ऊपर। जब ऑक्सीजन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन गए तो ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज छोड़ा, प्लस, ये प्लस। उसके बाद में C कार्बन डबल बॉन्ड O, उसके बाद में C6 या CH3, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, ये जो H है ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर प्रोटॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर धनावेश का आना एक अस्थायी कंडीशन होती है। तो करेगा क्या, प्रोटॉन या हाइड्रोजन जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और खुद H+ के रूप में क्या करेगा, रिमूव हो जाएगा। ये जो H+ यहाँ निकलेगा वो जाके कहाँ जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर जुड़ जाएगा। तो नेक्स्ट कंडीशन के अंदर बनेगा ये CH3CO, ये प्रोटॉन जो निकला था वो कहाँ आ गया, इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गया, ठीक है। फिर ये ऑक्सीजन आपके यहाँ पे है, ये ऑक्सीजन मैंने यहाँ कम लिख दिया, ये वापस लिख देती हूँ। ये ऑक्सीजन यहाँ पे है, फिर ये आपका ऑक्सीजन, फिर CO और ये CH3। क्लियर, यहाँ तक समझ में आएगा, चार्ट सारा हट गया। अब क्या करना है, अब हमें करना है ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्लीवेज। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बंध टूटेगा, तो ये बंध आपका टूटेगा, ठीक है। तो एक तरफ आएगा प्लस, एक तरफ आएगा माइनस, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो एक पे प्लस एक पे माइनस आएगा। आपको याद रखना है कि किस पे प्लस आएगा किस पे माइनस आएगा। तो बहुत ही आसान तरीका, देखो हमें क्या बनाना है, एक एस्टर और एक बनाना है। जब एस्टर बनेगा तो दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट बनेगा एसिटिक एसिड, क्योंकि यहाँ से एक ऑक्सीजन चला गया तो एसिटिक एसिड बनेगा। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट एसिटिक एसिड बनेगा। तो कहाँ से बनेगा, CH3COO, और इसको चाहिए एक प्रोटॉन, इसको एक प्रोटॉन चाहिए। तो इसके पास खुद के पास कौन सा चार्ज होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो देखो ये इस तरह से टूटेगा ताकि यहाँ पे आ जाए माइनस, फिर प्रोटॉन यहाँ पे जुड़ जाए और एसिटिक एसिड बन जाए। क्लियर, ऐसे आपको याद रह जाएगा। तो ये इस तरह से टूटेगा। तो देखो यहाँ बना बेंजीन समूह, यहाँ पे आपके CH3, यहाँ पे OH। अब ये ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया तो क्या छोड़ के गया, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, साथ में क्या निकला, साथ में निकला CH3COO माइनस। क्लियर, यहाँ तक हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होगी, वो होता है माइग्रेशन। क्या होता है, माइग्रेशन। किसका माइग्रेशन होगा, किसी समूह या ग्रुप का माइग्रेशन होता है। इसे हम कहते हैं माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड। माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का मतलब है कि अगर एरिल समूह और एल्किल ग्रुप है, एक तो एरिल समूह है मतलब बेंजीन, और एक एल्किल ग्रुप है, ठीक है, एल्किल मेथिल एथिल, इस तरह के ग्रुप हैं। तो दोनों में से सबसे पहले कौन माइग्रेट करना चाहेगा, तो सबसे पहले जो माइग्रेट करना चाहेगा वो है एरिल समूह, उसके बाद में एल्किल की बारी आती है। जैसे दो समूह यहाँ लगे हुए हैं, एक CH5 और एक CH3, ये दोनों लगे हुए हैं। तो मैं कहूँगी दोनों में सबसे पहले कौन माइग्रेट करेगा, एरिल समूह माइग्रेट करेगा। तो ये कहलाता है इसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड। तो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा किसका होगा, एरिल समूह का, उसके बाद में एल्किल। तो एरिल का ज्यादा है, इसलिए इन दोनों में से ये ग्रुप जो है क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। कहाँ माइग्रेट करेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर। जब ये माइग्रेट करेगा, ये यहाँ से चला जाएगा तो कौन सा चार्ज छोड़ के जाएगा, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज छोड़ के जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा CH3, इधर आके OH, ये चार्ज प्लस आ गया, और ये ऑक्सीजन और इसके ऊपर ये बेंजीन का ग्रुप आ गया। क्लियर, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे चाहिए ये ग्रुप, तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब कार्बन के ऊपर आ गया प्लस। इस प्लस को हटाने के लिए ये ऑक्सीजन के ऊपर जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, ये क्या करेगा, ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देगा, ताकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बॉन्डिंग हो जाए और खुद H+ के रूप में बाहर निकल गया। अब ये H+ कहाँ जाएगा, ये H+ देखो यहाँ पे जुड़ जाएगा, इसके ऊपर। ये H+ कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे इसके ऊपर जुड़ेगा, तब क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो मैं आपको इसको इस तरह से लिख रही हूँ, देखो प्रोडक्ट CH5, फिर ये O, फिर उसके बाद में C, उसके बाद डबल बॉन्ड O और इधर CH3। तो क्या बन गया आपके, ये आपका एस्टर बन गया, एस्टर बन के तैयार हो गया। क्लियर, एस्टर बन गया। और क्या बना, ये देखो एक एनाइन निकला था
CH3 CO-, उस पे ये प्रोटोन आके जुड़ जाएगा, तो आपके और क्या बना, एसिटिक एसिड। तो जो हमने पर अम्ल लिया है उसका अम्ल बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा, और कीटोन किसके अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कीटोन एस्टर के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन। क्लियर? जिसके अंदर जो कीटोन है उसका ऑक्सीडेशन किसमें होगा, एस्टर के अंदर होता है, और जो पर एसिड अम्ल है वो लिया जाता है, और पर एसिड अम्ल किसमें बदल जाता है, खुद पर एसिड अम्ल किसी अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? तो ये है बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन के बारे में। ओके, अब नेक्स्ट रिएक्शन है अपनी जिसे हम कहते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये भी। तो नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में देखिए, हेलोफॉर्म अभिक्रिया कौन सी है, हेलोफॉर्म। अब हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या है, ये भी कीटोन की अभिक्रिया है। जब कीटोन का हम टेस्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप का, तब ये पे काम आती है एज ए प्रैक्टिकल में। जो कीटोन होता है उसके अंदर हम क्या मिलाते हैं, क्षार NaOH मिलाते हैं और आयोडीन मिलाते हैं, तो पीले रंग के क्रिस्टल बनते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं आयोडोफॉर्म के क्रिस्टल बन जाते हैं, तो उसके टेस्ट में भी काम आ जाती है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे क्लोरीन लेंगे तो क्लोरोफॉर्म बन जाता है, तो क्लोरोफॉर्म की स्मेल आने लग जाती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये आयोडोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया, जिसे हम हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं, क्या होती है, कीटोन की अभिक्रिया जब हम क्षार के साथ में हेलोजन के साथ में कराते हैं, क्षार की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, हेलोफॉर्म बनता है। इसे कहते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो नेक्स्ट है आपके हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म में आयोडोफॉर्म भी हो सकता है, क्लोरोफॉर्म भी हो सकता है। एक मैकेनिज्म अगर समझ लेंगे तो आप आयोडोफॉर्म क्लोरोफॉर्म दोनों बना सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, एक हमने ले लिया कीटोन। क्लियर? किसके साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, क्लोरीन के साथ में। कितने, 3 मॉलिक्यूल, 3 मोल लेंगे इसके, और उसके बाद में 3 NaOH। तो ये क्या बनेगा आपका, देखो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CH Cl3, तो ये CH Cl3, 3 तो मोल यहाँ यूज हो गए, बचे 3 कहाँ जाएंगे, 3 NaCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे, तो 3 Na भी यूज हो गए। क्लियर? अब ये 3 OH और एक H, तो ये 3 H2O के रूप में बाहर निकल जाता है, तो ये बनता है आपका क्लोरोफॉर्म। इसी तरह मैं यहाँ पे लूँ अगर आयोडीन I2, तो क्या बनेगा आपका CHI3, जिसे हम कहेंगे आयोडोफॉर्म। तो दोनों रिएक्शन क्या है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। मैकेनिज्म दोनों की वो बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है, इसलिए पहले एक रिएक्शन करोगे दूसरी आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, हेलोफॉर्म अभिक्रिया की मैकेनिज्म। इसके अंदर देखो रिएक्शन किसकी उपस्थिति में, बेस की उपस्थिति में और हेलोजन के साथ में हो रही है। तो सबसे पहले बेस जो है वो अभिक्रिया करेगा। बहुत ही इजी मैकेनिज्म है, बिल्कुल अच्छे से समझना है। करना क्या है आपको स्टार्ट में ही बता देती हूँ। ये जो हाइड्रोजन है एक एक करके निकलते जाएंगे, और यहाँ पे कौन आएगा, हेलोजन, क्लोरीन एक एक करके यहाँ पे आते जाएंगे। ठीक है, तो 3 स्टेप तक तो आपको यही करना है। देखो ये क्षार ले लिया, अब क्षार की उपस्थिति में क्या करेगा, क्षार की उपस्थिति में प्रोटॉन अपना, एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा, जिससे बाहर क्या निकलेगा, H2O बाहर निकल जाएगा। तो 3 स्टेप तक आपको इसी तरह से चलना है। CO, उसके बाद में ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, इधर कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया। क्लियर? अब क्या करें, अब रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन के साथ में। क्लोरीन इस तरह से टूटेगा, एक पे आएगा माइनस चार्ज, एक पे आएगा प्लस। जो प्लस वाला है वो क्या करेगा, वो इसके ऊपर आके जुड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन के ऊपर माइनस है, तो क्लोरोनियम आयन जो होगी वो यहाँ पे जुड़ेगी पॉजिटिव चार्ज वाली, तो आएगा C6H5CO कार्बन H, उसके बाद में यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे आ गया Cl। ठीक है, और जो H+ निकला था वो पहले बाहर निकल गया, तो ये आपका बन गया एक पार्ट। अब वापस हमें एक H बार निकालना है, फिर क्लोरीन लाना, फिर वापस दूसरा H बार निकालना है। इस तरह से तीनों हाइड्रोजनों को हमें बाहर निकालना है स्टेप बाय स्टेप। तो ये आ गया आपका क्षार, और क्षार की उपस्थिति में हम क्या करेंगे, वापस ये प्रोटॉन H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, तो ये बनेगा C6H5CO कार्बन H, Cl और Cl-। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, वापस रिएक्शन करा दो क्लोरीन के साथ में। ठीक है, क्या करेगा, ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर जो माइनस चार्ज है उसके ऊपर,
3 स्टेप तक मैं आपको बता रही हूँ कंटिन्यूस सेम ही चलना है। H ये Cl आ गया और ये Cl आ गया, मतलब 2 क्लोरीन आ चुके, 2 हाइड्रोजन निकल चुके, अभी एक बाकी है। तो अब वापस रिएक्शन कराएंगे क्षार के साथ में। क्षार के साथ में जैसे रिएक्शन होगी ये OH और ये H H2O के रूप में बाहर निकलेगा, ठीक है। H2O के रूप में बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा C6H5 CO C H5 निकलेगा Cl और यहाँ पे कौन सा चार्ज छोड़ा माइनस, क्लियर। अब वापस क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल 3 यूज हो रहा है टोटल, एक पहले हो गया फिर दूसरा और फिर तीसरा क्लोराइड यूज हो रहा है क्लोरोनियम आयन। तो ये क्लोरोनियम आयन वापस अटैक करेगा कहाँ पे, इस कार्बन के ऊपर, तो ये बनेगा C6H5CO C। देखो 2 हाइड्रोजन लगे हुए, एक और ये 2, अब तीसरा भी आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो पूरा स्टेप अपन सेम चले हैं। अब क्या करना है, लास्ट में रिएक्शन करानी है ये एक क्षार का मॉलिक्यूल, ठीक है। किसके साथ अटैक करानी है, एक क्षार के मॉलिक्यूल OH के साथ में। अब ये OH क्या करेगा, ये देखो NaOH के साथ में तो है और साथ में कौन सा रिएक्शन माध्यम है इसके अंदर, क्षारीय माध्यम के साथ में इसकी रिएक्शन चल रही है। तो ये OH के साथ में रिएक्शन होगी इसकी 6 3 और 3 6, ठीक है। तो वापस अब ये कहाँ अटैक करेगा, इसको कहाँ अटैक करवाए, तो ये अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल है इस कार्बन के ऊपर, कहाँ पे, ये इस कार्बन सेंटर के ऊपर अटैक करेगा। तो जैसे ही अटैक करेगा क्या बनेगा C6H5C, ये OH यहाँ पे आ गया, तो ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ये कार्बन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आएंगे, तो ये आ गया ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये कार्बन यहाँ से 1 Cl, यहाँ पे 2 Cl, यहाँ पे 3 Cl जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बस अब लास्ट स्टेप है इसका, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, ये जो माइनस चार्ज आपको दिख रहा है ये आ जाएगा वापस इसके ऊपर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के ऊपर, तो ये तो बन जाएगा कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ जाएंगे। कहने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट रहा है। तो ये आपका बन गया CO और ये क्या लगा हुआ OH, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपका बन गया, ये बाहर निकल गया, ठीक है। इस ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्या बना रहा है, एक बेंजोइक अम्ल बना रहा है, तो ये बेंजोइक अम्ल हमने बना दिया, ये एक सब प्रोडक्ट है, सब उत्पाद के ऊपर निकल रहा है। हमारा मेन प्रोडक्ट तो क्लोरोफॉर्म है। अब ये यहाँ पे आ गया, तो ये आ गया Cl माइनस, क्लियर। अब क्या करना है, हमें एक हाइड्रोजन की जरूरत है, मतलब एक प्रोटॉन की जरूरत है, और ये H+, ये कहाँ से मिला, देखो ये एक OH यहाँ पे मैंने अटैक कराया था, और एक H मतलब H2O से हमें ये प्राप्त होगा, जलीय माध्यम में रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो H2O से हमें प्राप्त होगा, तो OH तो यहाँ आ गया और ये H इसका यहाँ आ गया। अब ये H+ क्या करेगा, ये इसके ऊपर अटैक कर देगा और इसके ऊपर जुड़ जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बना CH क्या है ये CHCl3, क्या है ये CHCl3, मतलब क्लोरोफॉर्म बन गया, ठीक है। आपका क्लोरोफॉर्म बनकर तैयार हो गया। तो ये रिएक्शन कहलाती है क्लोरोफॉर्म की हेलोफॉर्म रिएक्शन। इसी जगह मैंने आयोडीन ली होती तो मैं इसको बोलती आयोडोफॉर्म, और क्या बनता, आयोडोफॉर्म बनता। तो इस तरह से क्लोरोफॉर्म बनता है, किससे, ये बनेगा आपके कीटोन से बनेगा, ठीक है। ये चीज याद रखना कि है ना CH3 ग्रुप होना चाहिए तभी क्लोरोफॉर्म बनेगा। अगर मैं कहती कि यहाँ पे H है, अब बनाओ एल्डिहाइड से, तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो CH3 ग्रुप इसके पास में होना जरूरी है, तभी क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म बनता है। तो ये है आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन, जिसमें क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा। क्षारीय माध्यम में हेलोजन के साथ में कीटोन रिएक्शन करेगा और हेलोफॉर्म का निर्माण करता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप याद रखिएगा। ओके, थैंक यू।